वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। तो आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर शांसर से जो कि डेंटिस्ट हैं और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जिसका हम सबको ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है और वो है अकल दाढ़। कि अकल आए ना आए अकल दाढ़ ज़रूर आती है और आजकल मैंने देखा है कि बच्चों में अकल दाढ़ के साथ बहुत सारे मसले भी आते हैं जी। ये कोई आजकल के दौर में अलग सी बात हो गई है या हमेशा से अकल दाढ़ का आना जो है वो जैसे अकल मुश्किल से आती है तो अकल दाढ़ भी मुश्किल से ही आती है? हाँ जी बिल्कुल, ये अभी ना विद टाइम जो है ना हमारी जो एवोल्यूशन कहते हैं ना वो भी ह्यूमंस की इवॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें ये है कि जो हमारे जॉज हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से अगर हम पुराने एंशिएंट जो है ना ह्यूमन स्कल को स्टडी करें तो 1000 ऑफ ईयर्स बैक, तो उसमें जो है हमारी थर्ड मोलर जो था इट वाज इवन फोर्थ चौथी अकल दाढ़ तक भी दांत जॉज मिले हैं हमें, यानी 36 दांतों के अलावा भी मतलब कुछ 38 दांत भी होते थे। बिल्कुल, और वो पूरे माउथ के अंदर इरप्टेड हैं। वो ये नहीं है कि वो टेढ़े निकले हैं, सारा को मुंह के अंदर थे, उनके जॉज के साइज बड़े थे। तो अब विद टाइम चेंज हो रहे हैं, हमारी जो डाइटरी पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। बिल्कुल हम एक आर्टिफिशियल डाइट्स के ऊपर आते हैं, उसकी वजह से हमारे जो जॉज हैं वो छोटे होते जा रहे हैं बच्चों के, एंड जिसकी वजह से जगह एकोमोडेट करना जो है वो थर्ड मोलर के लिए मुश्किल हो रही है। हेंस जो थर्ड मोलर है वो बनता तो पूरा है दांत, लेकिन वो उसको जगह नहीं मिलती तो वो टेढ़ा मेढ़ा होके निकलता है, जिसकी वजह से फिर दांत हमारे आगे से भी पुश करते हैं, टेढ़े होते हैं, पेशेंट को पेन होती है बहुत ज़्यादा, एंड जिसकी वजह से इट इज़ इंडिकेटेड फॉर एक्सट्रैक्शन कि निकलवाना चाहिए उसको। अच्छा, हर एक बंदे को निकलवा देना चाहिए? मैं एक वो स्टडी देख रही थी जिसमें ये था कि जैसे अपेंडिक्स को भी इस तरह से बहुत सारा ये समझा गया कि गैर ज़रूरी है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है इंटेस्टाइन की, निकाल देना चाहिए। बट नाउ इट टर्न आउट कि नहीं, उसका अपना भी एक फंक्शन है और अनलेस के वो इन्फ्लेम ना हो या उसमें इन्फेक्शन ना हो आप नहीं निकालें। अकल दाढ़ का भी इसी तरह कि जब तक कि ये प्रॉब्लम इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको एक्सट्रैक्शन की तरफ ना जाए। बिल्कुल यही इसका प्रोटोकॉल है। यूके की गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पे नाइस गाइडलाइंस कहते हैं उसको। ये स्पेशली थर्ड मोलर के ऊपर ही बनी हुई हैं कि आपको अगर तो ये थर्ड मोलर तंग नहीं कर रहा तो यू जस्ट लीव इट एज इट इज़। ठीक है, बट अगर इसका एपिसोड नंबर 1 होता है, आपको पेन शुरू होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो आप इसको कंट्रोल करें। डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन नहीं करनी, यू कंट्रोल इट विद मेडिसिन्स, एनसेड्स दें, एंटी इन्फ्लेमेटरी दें, पेशेंट को कुछ डाइटरी हैबिट्स बताएं, होल्ड हाइजीन इंस्ट्रक्शंस दें, माउथ वॉश दें। इससे कुछ लोगों का कंट्रोल हो जाता है। अगर कंट्रोल हो जाता है वेल एंड गुड, लेकिन इफ़ इट रीअकर्स फॉर द सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, फिर इसका मतलब है कि ये आपको तंग करेगा इन लाइफ एंड इट शुड बी एक्सट्रैक्टेड। बिल्कुल सही। अच्छा, अब पहले जो आपने कहा कि पेशेंट को इन चीज़ों के बारे में बताएं, हमें उन चीज़ों के बारे में बताएं ताकि हर घर में बच्चे तो हैं और बच्चे जो हैं उन सब ने टीन एज में जब जाना है और अराउंड जब आएंगे वो 20s को टच करेंगे तो ज़ाहिर है थर्ड मोलर आएगा। पहले तो थर्ड मोलर आइडियली किस एज में आना चाहिए, जो कि एक हेल्दी टाइम है। थर्ड मोलर का जो आइडियल टाइम है दैट इज़ अराउंड 18 से 25 ईयर्स के दरमियान में। ठीक है, एनीवेयर बिटवीन आइडियली। बट ये कुछ लोगों में 30-40s के बाद भी जाकर निकलता है। ठीक है, और कुछ लोगों में कंजेनिटली मिसिंग होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आपका एक्सरे नहीं होगा मुंह का ना। ठीक है, तो एक तो नंबर 1 ये है कि इसका एज लिमिट है वो 18 to 25 के दरमियान नॉर्मली अगर निकलना हो तो निकल जाता है, चाहे वो टेढ़ा निकलना है या उससे सीधा निकलना है, वो निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये आपने जिक्र किया है कि अब कुछ साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं जो इनका पेशेंट को अवेयरनेस होनी चाहिए आम आदमी को। वो ये है कि एक तो जब ये दांत निकल रहा होता है ना तो एक बहुत शदीद आपको पेन होती है। पेन ऐसी होती है कि आप रात को जब लेटते हैं तो आपके इवन टेम्पोरल एरिया सर में भी जाती है, सम टाइम ट्रेवल्स डाउन टू योर नेक एज वेल। ठीक है, आपके जॉ को पूरा करती है, आपकी माउथ ओपनिंग लिमिटेड हो जाती है, आपसे मुंह पूरा नहीं खुलता। ठीक हो गया, मुंह के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अल्सर्स बनना शुरू होते हैं पीछे वाले एरिया में। ये कुछ साइंस हैं विच मीन कि यार आपका कोई दांत है जो इम्पैक्टेड है। इम्पैक्टेड का मतलब है कि वो हड्डी के अंदर पड़ा हुआ है, वो पुश कर रहा है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो रही है आपकी, एंड इट्स कॉजिंग ऑल ऑफ दिस सिम्टम्स। सही, तो आपको जाके चेकअप करवाना चाहिए। चेकअप इसी स्टेज पर ही चेकअप कराना चाहिए, फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे जाके चेकअप करवाना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि बाज़ औक़ात वो गम जो है स्वॉलन हो जाता है और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, तो थोड़ा सा उसको रप्चर भी कर देते हैं ताकि उसको थोड़ा निकलने में मदद मिल जाए। ये इसको पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं कि जो दांत के इर्द गिर्द जो मसूड़ा है, स्पेशली जो थर्ड मोलर है पीछे उसके इर्द गिर्द जो है मसूड़ा, वो एक ऐसे होता है, उसको ना ऊपर वाले जो दांत का होता है ना उसको ओपरकुलम कहते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, तो ये दांत के ऊपर ऐसे बनता है कि वो एक हाउसिंग होता है, इसके अंदर खाना फंसता रहता है। जब वो खाना फंसता रहता है तो वो ये जगह पे इन्फ्लेम करना शुरू होती है आपकी, तो उसको हम ओपरकुलेक्टमी कहते हैं। बेसिक प्रोसीजर है कि ऊपर से आप उसको कट कर दें, लोकल एनेस्थीसिया में, यू जस्ट कट इट ऑफ
एंड जो वेट अगर सिम्टम ठीक होता है, लेकिन वो उसका मसला ये रीग्रो कर देता है, टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू होता है तो वो फिर से बन जाता है आपका, तो बार बार बनना शुरू होता है। ठीक है, तो अब दूसरा आप कह रहे थे कि ओरल हाइजीन के बारे में उन्हें बताएं कि इस टाइम पे ख़ास तौर पे कैसे मेंटेन करना है, और मतलब किस हद तक पेन टॉलरेट करना, और फिर किस हद तक आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ना सर्जरी इज़ मस्ट। ठीक है, हाइजीन कैसे कंट्रोल करनी है? एक तो नंबर 1 ये है कि जब भी आप खाना खाएं यू हैव टू प्रेशर वॉश, प्रेशर रिंस कहते हैं, कुल्ली ज़ोर से करनी है, प्रेशर करना है। उसके अलावा एक हम ये भी देते हैं एडवाइस कि आप नॉर्मल फार्मेसी से एक सिरिंज मिलती है, वो आप ले लें, उसके अंदर बेशक एक सेलाइन वाटर हो या पानी हो खाने के बाद, क्योंकि उसका प्रेशर होता है ना, आप सेलाइन से वो सिरिंज से ज़ोर से प्रेशर से उस जगह को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से जिसके आगे सुई ना लगी हो, हाँ, खाली वो खाली सिरिंज, वहाँ से हो तो प्रेशर से हो। उसके अलावा डेंटल वाटर फ्लॉसर भी कहते हैं, वाटर इजेक्टर कहते हैं, वो भी कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस बनी हुई हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक टूथब्रश होते हैं ना, इसी तरह एक डिवाइस होती है, वाटर इजेक्टर कहते हैं इसको, तो ये भी इजीली मिल जाती है, नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव इफ़ यू कैन अफोर्ड। तो वो अगर आपको ये सिम्टम आ रहा है तो आप डेंटिस्ट ने अगर रिकमेंड किया तो आप ले सकते हैं। उससे ये होता है कि पानी, वो बटन दबाते हैं, मशीन होती है, प्रेशर से वहाँ पे जाके करती है और सफाई कर देती है खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं। सही, ये तो मेरा ख्याल है अदरवाइज भी हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल है, बिल्कुल कि हमारे विद एज आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी चीक्स के साइड पे जो है फूड डिपॉजिट होती है, इन्फेक्शन आती है, और यूजुअली उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी ये काम कर सकती है। अच्छा, और उसके अलावा जो है तीसरी चीज़ कि आप माउथ वॉश जो है वो यूज़ करें जब भी खाना खाएं। मेडिकेटेड माउथ वॉश है वो यूज़ करना चाहिए, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है, ब्लू कलर का होता है, फार्मेसी से मिल जाता है, तो स्पेसिफिकली फॉर दिस टाइम कि अगर आपको ये इन्फ्लेमेशन हो रही है मुंह के अंदर, थर्ड मोलर का मसला कर रहा है तो शुरू में तो, लेकिन ये मसला ये है कि अब ये तो मैंने बता दिया, जो लोग देखेंगे उनको पता चल गया, लेकिन एक आम आदमी को नहीं पता ये चीज़ें करनी है ना, तो वो तो इस चीज़ को लिंगर ऑन करता रहेगा, यार चलो मुझे दर्द हो रही है। अच्छा, एक जो मैंने सुना और कई डॉक्टर्स भी इसको मशवरा देते हैं कि नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसका प्रेशर वॉश कर लें, अच्छी तरह जोर से गरारे करें, कुली करें, या फिर 3, 4, 5, 6 दफ़ा, जब जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं आप मुंह के अंदर उसे होल्ड करें थोड़ी देर एंड देन, तो वो भी वही काम करेगा जो कि माउथ वॉश करेगा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप केमिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहते। हाँ जी जी, आपकी इन्फ्लेमेशन को टोन डाउन करता है। नीम गर्म पानी में आप हाफ टी स्पून जो है, टेबल स्पून आप सॉल्ट लें, उसको आप दिन में 3, 4 से 5 दफ़ा करें एंड यू जस्ट अंदर मुंह में रखें, जहाँ पे आप इफेक्टेड साइट है वहाँ पे एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स आपको गार्गल करना है, तो आपकी इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम हो जाएगी। दैट्स अनदर चीप ऑप्शन। हाँ जी, आप कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब जब इसकी सर्जरी करानी है, सर्जरी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इसकी सर्जरी जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि हाउ एंड व्हेन शुड वी डिसाइड कि नहीं, नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब हम ये करवा लें, और फिर उसके बाद क्या करना होता है? ठीक है, अच्छा, ये तो डिसीजन है ना, ये डॉक्टर ने लेना है, ज़ाहिर है, ये पेशेंट तो नहीं लेना कि हमने कब निकलवाना है, ठीक है, तो डॉक्टर अपने कई लोग अपने पेन को टेस्ट करते रहते हैं, नहीं नहीं हम कर लेंगे, और पेरेंट्स भी कहते हैं हमारी भी निकली थी जी, दर्द तो होती है, तो तुम भी बर्दाश्त कर लो। तो वो गलत है कि वो अपने आपने खुद तो डॉक्टर नहीं है ना, आप तो आपको एक पढ़े लिखे जो डॉक्टर है उसके पास जाना चाहिए, तो वो आपके एक्सरे सबसे पहले होना चाहिए। एक्सरे में भी आइडियली आपका जो है ना 3D एक्सरे स्कैन होना चाहिए, इसको CBCT कहते हैं। उसमें पता ये चलता है कि क्योंकि जो हमारी थर्ड मोलर है उसके बिल्कुल नीचे से नर्व जारी होती है जो पूरे जॉ को सप्लाई करती है, वो एक ही नर्व है, डेंटल नर्व, इंफीरियर डेंटल नर्व है। तो वो कई दफ़ा ना दांत ऐसे पड़ा होता है कि दांत के नर्व अंदर से गुजर रही होती है बिल्कुल, ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसे डॉक्टर के पास चले गए जिसने एक्सरे नहीं किया और डायरेक्ट निकाल दिए, वो नर्व पुल आउट हो जाएगी एंड उसको बेल्स पाल्सी कहते हैं कि आपकी ये जॉ फॉर लाइफ आपका जो है ना पैरालाइज हो जाएगा, हो जाते हैं लोगों के, ठीक है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसी भी आपने एमी नहीं चले जाना, क्वैक के पास नहीं जाना, क्योंकि ज़्यादातर क्वैकरी यही है कि वो एक्सरे के बगैर ही बस दांत पड़ा हुआ है उसको निकाल देते हैं। अब निकालेंगे तो पेशेंट को दर्द बहुत शदीद होगी उस वक्त, ठीक है, लेकिन वो कुछ जैसे ही वो जब उसको आप सूचर करके बंद कर देंगे, पेशेंट घर जाएगा, उसको अपना जॉ पूरा फील ही नहीं होगा। जब उसका जो है ना एनेस्थीसिया का इफेक्ट वेयर ऑफ होगा, क्योंकि एनेस्थीसिया लगा होता है तो ये जॉ जो है ना 2 से 3 घंटे आपको फील नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसीलिए हम भी जब भी सर्जरी करते हैं तो नंबर 1 प्लान करके करते हैं, और अगर हमें एक अप्रॉक्सीमिटी मिले कि यार नर्व के बहुत करीब है बट पेशेंट बहुत दर्द में है, तो हम इसको जो है ना हाफ हेमी सेक्शन, आधा दांत निकालते हैं, आधा अंदर ही छोड़ देते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता, इंस्टेड कि आप उसके पूरे जो है ना जॉ को ही पैरालाइज कर दें, तो आप उसको ये भी एक उसका है कर सकते हैं। बिल्कुल सही। दांतों के निकालने का और आई साइट का कोई ताल्लुक है? दांतों के निकालने का लोअर जॉ से तो कोई ताल्लुक नहीं है, बट द अपर जॉ कैन लीड टू सम कॉम्प्लिकेशंस।
निकालने को तो मैं नहीं कहूँगा, बट इसमें इन्फेक्शन हो सकती है। ये जो आगे वाली जॉ की स्पेस होती है ना, आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड है, इसको केनाइन स्पेस कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे दांत होता है केनाइन, जो कि पॉइंटेड टीथ होता है, जो हमारा सबसे मजबूत दांत होता है, जिसको हम ड्रैकुला टीथ भी कहते हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंटेड। तो ये आपके ना इसके ऊपर जो स्पेस होती है वो केनाइन होती है स्पेस। अगर ये जगह इन्फेक्ट हो जाए आपकी दांत की वजह से, इट कैन लीड टू योर आईज वाले एरिया में, यहाँ पे सूजन हो जाती है, फिर अल्टीमेटली कैन लीड टू विजुअल लॉस एज वेल। ठीक है, तो अगर इस तरह के कोई आपको साइंस आ रहे हैं कि यार यहाँ पे सूजन होना शुरू हो गई है मुझे बार बार, ठीक है, तो आपको चेकअप करवाना चाहिए, इंस्टेड कि आप घर में टोटके कर रहे हैं कि यार ऐसे हुई ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो पेशेंट आते हैं हमारे पास ना कि भाई मुझे जो 4 महीने से स्वेलिंग है यहाँ पे, लेकिन मैं बस उसको ऊपर आइस पैक करके, हॉट पैक करके ठीक हो जाती है, थोड़ी देर तो ठीक हो जाती है, बट वो लॉन्ग रन में वो स्प्रेड करती रहती है ऊपर की तरफ, तो वो दैट्स डेंजरस। तो क्या ये जो थर्ड मोलर जिसे आप कह रहे हैं अकल दाढ़ जो है, इसके साथ भी सोजन होना इस एरिया में एक नॉर्मल बात है और उसको नॉर्मली लेना चाहिए? जी, फर्स्ट एपिसोड हो रहा है, 2-3 एपिसोड्स हो रहे हैं सोजन, इट्स नॉर्मल, ठीक है। उसमें आपको पेन भी होगी, तो अगर आप पेन किलर लें कई दफ़ा उससे कंट्रोल हो जाता है। फॉर द टाइम बीइंग आपका जो है ना एपिसोड रुक जाता है, फॉर फ्यू मंथ्स आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि वो दांत किस पोजीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें इन्फेक्शंस की टाइप होती हैं डिफरेंट, ठीक है। एक बिल्कुल टाइप होती है हॉरिजॉन्टली बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर एक होती है एंगुलर, मीजियो एंगुलर इस तरह है, एक डिस्टो एंगुलर है, ठीक है। एक है वर्टिकली बिल्कुल टेढ़ा पड़ा हुआ है अंदर जॉ के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं अगर, और उसकी डिफिकल्टी लेवल उस हिसाब से है कि जिसने एक्सट्रैक्ट करना है या उसके जो भी सिम्टम्स हैं वो उस हिसाब से होंगे। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उसको एक्सरे करवाएंगे तो पता चलेगा, वैसे देख के नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये हड्डी के अंदर ही होता है ना, ऊपर नजर नहीं आता। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है अकल दाढ़ को सीरियस लेने की जरूरत होती है। बिल्कुल, ये कोई ऐसा मसला नहीं जो हर एक के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा कि आजकल आप कह रहे हैं कि दांत हमारे जॉज जो है वो कमजोर हो गए, तो हर एक कोई ये मसला होना नहीं, हर एक तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा मेजॉरिटी इज बीइंग अफेक्टेड, बट ऐसे पेशेंट्स भी हैं, लेकिन वो कम रेशो है, जिनके मुंह के अंदर चारों अकल दाढ़ें निकली हुई हैं और सही पोजीशन में निकली हुई हैं, वो उनको तंग नहीं करती, वो ठीक है, ठीक है। तो वो, लेकिन ऐसी रेशो कम है, बहुत कम है, ठीक है। ज़्यादा ऐसे हैं जो कि टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं दांत, वो फिर आपके साथ नर्व को भी कंप्रेस करेंगे। इससे ये भी होता है कि जो साथ वाले जो दांत हैं आगे, सेकंड जो आपका मोलर है या फर्स्ट मोलर है, वो इफेक्ट होना शुरू होता है, उसमें कीड़ा लगना शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको पुश कर रहा होता है, उसकी रूट को पुश कर रहा होता है, वहाँ पे फूड इंफेक्शन शुरू हो जाती है, वहाँ पे कैरी शुरू हो जाती है, तो वो दांत इफेक्ट होना शुरू होता है। तो फिर आप समझते रहते हैं कि जी ये वाला दांत इफेक्ट कर रहा है मुझे सिर्फ, लेकिन असल वो नीचे कॉज है आपकी थर्ड कल्प्रिट जो है वो कोई और होता है। बिल्कुल सही। उस सूरत में भी फिर अकल दाढ़ को निकलवा देना जो है बेहतर ऑप्शन है। और अगर उसकी वजह से आप कह रहे थे आगे के दांतों में, क्या फ्रंट जॉ पे भी हमें प्रॉब्लम इसकी वजह से? फ्रंट जॉ में ये होती है क्राउडिंग होती है, मेल पोजीशन हो जाते हैं दांत, आपके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। दांत अगर आपका इस पोजीशन में है तो वो नीचे से दांतों को पुश करेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारे दांत आपके जो है ना टेढ़े मेढ़े नीचे से होना शुरू हो जाएगी। ये नीचे वाले जॉ में ज़्यादा मसला होता है, ऊपर इतना इशू नहीं करती ये चीज़, ठीक है। अब आप तो चूंकि खुद एक मतलब जिम पर्सन भी हैं, सो क्या कुछ ऐसी जॉज की एक्सरसाइज भी हैं कि जिसके साथ हम अपनी जॉ की हड्डी को भी स्ट्रेंथनिंग कर सकें कि हमारी ये जो मुसलसल वीक हो रहा है और रिग्रेशन भी है और वगैरह वगैरह, ये मसले ख़त्म हो? अच्छा, जॉ को स्ट्रेंथन जो है ना, हम हड्डी को तो नहीं कर सकते, बट हम इसके जो मसल्स हैं ना उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसके लिए तो योगा की एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन वो डेली नॉर्मल यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। उससे दांतों पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन वो तब होता है कि अगर आपको ये TMJ का मसला है ना, जॉइंट का मसला आ गया, ठीक है, ये भी बहुत कॉमन है आजकल, ये स्ट्रेस इसका बहुत कॉमन कॉज है। स्ट्रेस की वजह से ये TMJ आपका इफेक्ट होना शुरू होता है, लोग गुस्से में ग्राइंड करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। रात को भी लोग जो ग्राइंड करते हैं तो उससे TMJ इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हम एक्सरसाइजेज देते हैं, जॉ की एक्सरसाइजेज, जिससे आपका ये TMJ जो है मसल आपका स्टिफ हुआ है, ये आपका जो है रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम कुछ एक्सरसाइजेज हैं कि आपने मुंह को ये अगेंस्ट इसका खोलना है, इसको टेढ़ा करना है, ओपनिंग क्लोजिंग एक्सरसाइजेज हैं, तो वो फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ हैं जो हम उस वक्त देते हैं। कोई डाइट ऐसी जिन बच्चों का बता रहे हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 18 से लेके 25 साल की उम्र, या कुछ लोगों की डिलेड भी है, कि तो फिर क्या कोई डाइट्स उस टाइम पे ऐसी ली जा सकती हैं कि जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी अकल दाढ़ जो है या थर्ड मोलर निकल आए, तकलीफ ना हो, मसला ना हो? डाइट एज सच स्पेसिफिकली इस दांत के लिए तो कोई नहीं है हमें। कैल्शियम का इंटेक बेहतर हो, कैल्शियम का इंटेक ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड, कैल्शियम का तो रिक्वायर्ड है, बट वो ना
एक हमें प्राइमरी स्टेज पे जब बच्चा या तो डेवलप कर रहा है या बहुत छोटी उम्र में है या व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट तब आपका इंटेक हो रहा है, क्योंकि तब दांत बन रहे होते हैं ना आपके मुंह के अंदर। जब एक दफा वो दांत बन गया है तो फिर तो उसको चेंज नहीं हो सकता। यानी प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो दूध पीती है या माँ का जो कैल्शियम इंटेक है वो बच्चे की, बिल्कुल वो बच्चे की, और मतलब एक चीज को भी हम डिस्कस करें कि दांत उसके जो है उसी वक्त बन जाएंगे। उस वक्त अंदर डेवलपर होते हैं ना, दांत के अंदर क्रिप्स होते हैं छोटे छोटे, वो हर एज पे डेवलप हो रहे होते हैं। तो माएँ तो आजकल जो है दूध पीते हुए उनको जो स्मेल आती है और वो उन्हें बहुत सारी फिजी ड्रिंक्स ऐसी पीती हैं जो कि कैल्शियम हड्डियों से निकाल देता है। जी बिल्कुल। मदर की जो इनटेक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो डाइट इनटेक दैट इज़ वेरी मच रेलिवेंट कि आपके बच्चे के स्टार्टिंग ऑफ जो ओरल हेल्थ है प्लस जो जनरल हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट होगा। जाहिर है उसकी हड्डियां बन रही हैं, उसके दांत बन रहे हैं, हर चीज़ के लिए चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जिक्र किया फिजी ड्रिंक्स हैं, ऐसी चीज़ें लेते हैं तो बच्चे जब वो डेवलप करते हैं, पैदा होते हैं, तो उसमें जो प्राइमरी जो दांत निकलते हैं मिल्की टीथ, वो भी बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर ही ऐसे डेवलप ही नहीं हुआ होता जिसको कैल्शियम से या फ्लोराइड ऐसी चीज़ें बनना चाहिए जो कि माँ को लेना चाहिए था या बेसिक इंटेक होनी चाहिए थी, वही नहीं थी। तो वो दांत आपके जब प्राइमरी इफेक्टेड हैं तो मिल्की जो परमानेंट टीथ है वो कैसे फिर आपके ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसको काउंटर करना ज़रूरी है। सही। सो माओं को प्रेगनेंसी में अपनी कैल्शियम इंटेक को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना ज़रूरी है। कैल्शियम इंटेक प्लस मिनरल्स हैं आपके, ओवरऑल भी जो डाइट है उसको एक कंट्रोल बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शानसर, आप साथ रहे और आपने सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। आई होप कि आपके लिए यूजफुल होगी। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।